नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात दिन पर दिन खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। बदहाल आर्थिक स्थिति से आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास को घेर लिया, जहां राजपक्षे के आधिकारिक आवास पर जमकर तोड़फोड़ भी की गई और थोड़ी देर बाद प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास के अंदर भी पहुंच गए और भवन पर कब्जा किया गया। दरअसल श्रीलंका में बिगड़ते आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार विरोधी रैली थी और ऐसे में सूत्रों के माने तो राष्ट्रपति राजपक्षे अपने आवास को छोड़कर ही भाग गए। आपको बता दें कि इससे पहले 11 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे पूरे परिवार के साथ भाग गए थे, जहां उग्र भीड़ ने कोलंबो में राजपक्षे के सरकारी आवास को घेर लिया था। ऐसे में अब सवाल ही उठता है कि श्रीलंका में आर्थिक संकट की क्या वजह है। ऐसे में एक और सवाल यह भी उठता है कि दिवालिया होने का श्रीलंका पर क्या होगा असर, जहां श्रीलंका संकट का भारत पर किसी भी तरह का कोई असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो श्रीलंका में लगातार आक्रोश की आग बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच तमाम तरह की तस्वीरें भी दिखाई और अब ऐसे में आपको श्रीलंका की ताजा तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पूरी तरह से आग बबूला यहां पर प्रदर्शनकारी होते हुए नजर आए हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास के अंदर घुसे और वहां पर स्विमिंग पूल में नहाते हुए नजर आए, अपना विरोध दर्ज करवाया और ये तस्वीरें भी आपको राष्ट्रपति आवास की दिखा रहे हैं, जहां आवास के अंदर कमरों में, किचन में जो प्रदर्शनकारी है वो वहां पहुंचते हुए नजर आए। हालांकि बहुत सीरियस मैटर है, लेकिन जो प्रदर्शनकारियों की हरकतें सामने आ रही है उससे नॉन सीरियस तरीके से और नॉन सीरियस कंडीशन के तहत कई तरह की चीजें देखी जा सकती है। और ऐसे में समझने की बात यही है कि आखिर इस तरह की स्थिति पनपी क्यों और इसका जो जिम्मेदार है वो अब यहां देश छोड़ के भागने की कोशिश में क्यों है। हालांकि यहां पर बैठक की जा रही है, तमाम तरह की तस्वीरों के बीच कई तरह की बातें भी यहां पर की जा रही है और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि महंगाई से लोग परेशान थे और शायद यही वजह है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने यह प्रदर्शन किया, इसमें असामाजिक तत्व सबसे ज्यादा शामिल हैं और जो यहां पर स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है उस पर भी रोकथाम की बेहद जरूरत है। और ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां राष्ट्रपति गोटबाया किस तरह से राष्ट्रपति भवन को छोड़ते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। और इस तरह साथ ही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां राष्ट्रपति के घर पर चढ़ाई की जा रही है। लाखों करोड़ों की तादाद में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं, किस तरह की नाराजगी है वो साफ तौर पर तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही जब यहां पर सुरक्षा बल, पुलिस, मिलिट्री की टीमें तैनात की गई थी, वो यहां प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उस दौरान भी पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई और ऐसे में आंसू गैस के गोले भी यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से दागने पड़े। वहीं जनता का तांडव आपको चौथी तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे सकता है कि किस तरह से सुरक्षा बलों से झड़प तो हुई और इस बीच उन्होंने पूरी सड़क को जाम करते हुए पूरी तरह से तांडव मचाया। और इसमें सिर्फ आम जनमानस ही नहीं, जो सेलिब्रिटी है या महान हस्तियां हैं वो भी यहां पर नजर आई हैं। और इस पूरे मामले को लेकर रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। इस समय श्रीलंका की इकोनॉमी जो है बिल्कुल डमाडोल है और वहाँ के नागरिक हैं वो साफ तौर पर कहते हैं इसके लिए केवल और केवल राजपक्षा फैमिली जिम्मेदार है। सारी परिवार ने तो रिजाइन कर दिया था, लेकिन गोटबाया को बार बार कहते गो गोटबाया गो, लेकिन उन्होंने लोगों की नहीं सुनी, पावर को क्लीन कर रहे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस की वजह से या सिक्योरिटी फोर्स के लोग भीड़ में उनके घर के ऊपर कब्जा कर लिया। उनको कहा जा रहा है कि गोटबाया जो है देश को छोड़ के भागे। उनका जो हैवी लगेज है एक नेवल शिप में शिफ्ट कर दिया गया और कुछ लग्जरी गाड़ियाँ जो है एयरपोर्ट पर जा रही है। उनमें कौन कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, तो मालूम नहीं है। लेकिन इस समय जब गोटबाया की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी उस समय देश को छोड़ के चले गए। इससे कुछ सबक सीखने चाहिए हमारे नेबर्स को, पाकिस्तान को, नेपाल को, बांग्लादेश को, म्यांमार को और बाकी कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में जो चाइना से बहुत इंटरेस्ट है
उनकी लार्जेस्ट से इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना उनके साथ इसी माफी दुर्दशा करेगा जो पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, पीयूष पंजी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। शुरुआत में सर पहला रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी। 11 मई को भी कुछ तस्वीरें यहाँ पर श्रीलंका से सामने आई थी, जिस तरह से दिवालिया किस तरह से घोषित कर दिया गया था, उसकी बानगी हमने और पूरे देश ने देखी थी। इसके साथ ही आज एक और तस्वीरें जो कि काफी चिंता और गंभीर में डाल देती हैं। सर आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए रितु जी, निश्चित रूप से जी हाँ जी। देखिए रितु जी, निश्चित रूप से ये गंभीर है। गंभीर क्या मतलब, अब आप समझ लीजिए बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। अब श्रीलंका को बचाने के लिए जो है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कि विदेशी कर्ज ही एक माध्यम है, जिसकी बात चल रही है IMF से, लेकिन IMF की जो कंडीशन है उसको पूरा करने के लिए अभी श्रीलंका सरकार जो है तैयार नहीं है। तो ऑलरेडी पहले से ही जो लगभग जो है 51 बिलियन डॉलर के कर्ज जो है उसको पूरा नहीं कर पाया है श्रीलंका जो है, IMF का जो उसका लोन था उसको। तो ये देखिए पूरा का पूरा आर्थिक संकट लगातार गहराता चला जा रहा है। सरकार में बदलाव, प्रधानमंत्री बदला भी गया, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई कॉन्क्रीट जो है बदलाव नहीं आ पाया। किस तरह से सरकार में जो है कहां से कर्ज लिया जाए, कैसे रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए और कैसे जो है लोगों को चीजें उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि लोगों के लिए समस्या है कि उनको खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं हो रही हैं। जो है कि वहां पे न तो गैस उपलब्ध हो रही है, न जो है पेट्रोल उपलब्ध हो रहा है। तो ये तमाम समस्याएं लोगों की बढ़ गई, जिसके चलते लोग जो है कि तमाम सड़कों पे उतर आए। और उन्होंने यहाँ तक कि जो है कि सरकार ने जो है, देखिए शुक्रवार को सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया था, लेकिन लोगों का इतना ज्यादा विरोध था और लोगों ने उसका उल्लंघन करते हुए लोग आए। और हर तबके के लोग जो है उसमें जो है सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जुडिशरी के लोग हैं, आम आदमी है, सब लोग जो है। तो सरकार को ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा जो उन्होंने लगाया था जी। तो जनता ने आर पार की लड़ाई जो है कि वो शुरू कर दी है। और उन्होंने देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट का जो है कि वो रेजिडेंस उसको घेर लिया, प्रेसिडेंट को भागना पड़ा है। ये एक बहुत बड़ी घटना है। अब इसमें से श्रीलंका के लिए निकलना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। अब ये इसके लिए जरूर निश्चित रूप से हर कोई देश जो है इसको जो है कि वो कर देगा, वो किसी न किसी जो है कंडीशन के तहत ही कर देगा। तो क्या वो जी, लेकिन इस बीच श्रीलंका में जो जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है वो काफी गंभीर स्थिति यहाँ पर पनप रही है। इससे पहले भी इस तरह की चीजें देखी थी कि आर्थिक संकट से किस तरह से श्रीलंका जूझता हुआ नजर आया और अभी भी कोई हालात सामान्य नहीं है और आने वाले समय में सामान्य कब तक होंगे इसका भी अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है कि अभी स्थिति परिस्थिति उस तरह की नहीं बनी है, अनुकूल नहीं है श्रीलंका के। लेकिन इस बीच श्रीलंका में जिस तरह से प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास का घेराव किया, घेराव तो छोड़िए आवास के अंदर घुस गए, स्विमिंग पूल में नहाते हुए नजर आ रहे हैं, एक सीरियस मैटर है। और अभी पूरी लाखों करोड़ों की तादाद में जो आधी आबादी है वो पूरी तरह से सड़क पर है और जो प्रदर्शनकारी हम देख रहे हैं वो तस्वीरों में अलग ही उनका रवैया सामने आ रहा है। ये सीरियस मैटर पर नॉन सीरियस हरकत किस तरह से सर आप इसको देखते हैं? ये क्या असामाजिक तत्व है या वाकई में इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी है तभी इस तरह का प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है? नहीं, देखिए वो जनता जो है, आम जो जनता है वो अपना गुस्से का इजहार कर रही है वो। और वो जो कर रही जिस तरह से कि उनको लगता है कि हम तो संकट से जूझ रहे हैं और यहाँ जो है राष्ट्रपति महोदय जो है इतने विशाल भवन में रह के और जो ये स्विमिंग पूल में रोज स्नान कर रहे होंगे और ये सब कर रहे होंगे, वो बिल्कुल हमारे इनसेंसिटिव हो गया। अब उनको मौका मिला है तो उसमें देखिए कुछ लोग होते हैं कि जो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा रास्ते से अलग होके थोड़ा सा उसमें आनंद लेने पड़ते हैं, उनको मौका मिला है तो उसका ये वो एक अपना सेलिब्रेशन अपनी जीत को दिखाना चाह रहे हैं। वो इस तरह से जो है कि ये जिस तरह से जो है कि राष्ट्रपति ने जो है कि अपने को इतने बड़े महल में रखा था और जो जनता की जो परेशानियों से बिल्कुल भी वो रूबरू नहीं थे और जिस तरह से उन्होंने मिसमैनेज किया पूरा का पूरा, चाहे कोविड के समय हो चाहे उसके बाद हो, पूरी की पूरी जिस तरह से जो है कि वहां पे राजपक्षे जो है वो उन्होंने पूरे धार्मिक गुरुओं की सलाह लेते रहे वो लगातार वहां पे जो है।
न कि जो है कि जो उनके ऐसे एडवाइजर थे जिनकी वजह से जो है श्रीलंका की जो है आर्थिक जो हालात उनको बेहतर बनाया जाए, उसकी जगह धर्मगुरु जो थे, वो बौद्धिक धर्मगुरु जो थे, वो उनको जो है सलाह देते थे। और वो पूरे के पूरे राष्ट्रवाद का जो एक उन्होंने एक शगुफा छेड़ रखा था, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। क्योंकि देखिए, अर्थव्यवस्था धर्म से कुछ नहीं होता है, आपको धर्म ले जाता है, असली है आपकी आर्थिक स्थिति। और आज उसी का नजारा हम श्रीलंका में देख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति से कमजोर श्रीलंका आज जो है कि उसके लिए एक अपने वजूद का संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि आखिर कौन उनको इतने बड़ा कर्ज देगा और किन शर्तों पे देगा? क्या वो उसके लिए ऑलरेडी पहले से इतना कर्ज है, तो वो अपने को उससे निकालेगा कैसे? क्योंकि देखिए, श्रीलंका की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, वो ज्यादातर जो है कि वो फॉरेन एक्सचेंज से ही गवर्न होती है। और वो चाहे वो टूरिज्म के थ्रू हो, उनका चाहे जो चाय हो, मसाला हो, दूसरे जो उनके अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, उनके एक्सपोर्ट से होता हो, कपड़ों से होता था उनका। तो ये तमाम चीजों पे एक तो आपके क्या नाम जो पेंडेमिक हुआ उसकी वजह से पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री बैठ गई पूरी की पूरी। उसके अलावा एक्सपोर्ट कम हो गए, दूसरे कंट्रीज की भी इकोनॉमी जो जहां संकट में आई, तो उनका श्रीलंका का एक्सपोर्ट भी जो है गिर गया। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि जो भी आज तस्वीरें सामने आ रही है प्रदर्शन की, इसका सीधे तौर पर जिम्मेदार राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और राजपक्षे परिवार है। निश्चित रूप से देखिए, राजपक्षे परिवार ही जो है घूम फिर के जो है वहां सत्ता में रहा है। वो तो कभी वो कभी उनके भाई, तो इस तरह से जो है कि लगातार जो है कि वही इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने किस तरह से श्रीलंका की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप किया जाए। और जगह सिर्फ आप टूरिज्म पे अगर आप किसी एक इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ऐसे संकट जब आते हैं तो इसी तरह की स्थिति बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको कई तरह के जो है कि ट्रेड्स हैं, कई तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। आप किसी एक सेक्टर पर अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो कभी भी वो सेक्टर अगर फेल कर गया तो आपकी इकोनॉमी जो है वो बैठ जाएगी। और यही हम देखने को आ रहा है कि श्रीलंका में यही हो रहा है कि टूरिज्म उनका बहुत बड़ा सोर्स था फॉरेन एक्सचेंज का, वो एकदम खत्म हो गया पेंडेमिक के बाद और पेंडेमिक के दौरान, और उसके बाद भी वो पिकअप नहीं कर पाया। क्योंकि वहां पे देखिए, आपको याद होगा कि अभी 2019 में अप्रैल के टाइम में जिस तरह से चर्चेज में वहां ब्लास्ट हुए, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कई चर्चों में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उससे दहल गया था श्रीलंका। और उसको देखते हुए जो यूरोप से हैं, जो भी टूरिस्ट वहां आते थे, उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान उनको हो रहा है। दूसरा जो है कि उनका एक्सपोर्ट भी जो है वो घटा है। और इसको पूरा करने के लिए अच्छा कंजम्पशन जो है, सरकारी एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ता चला गया है। सरकार के जो है राजपक्षे के खर्चे अपने कम नहीं किए गए, उनके खर्चे वैसे ही चलते रहे, बड़े बड़े अधिकारियों के खर्चे नहीं कम किए गए। तो सरकार के खर्चे लगातार बढ़ते चले गए, उनमें कोई कटौती नहीं की गई। तो कहीं भी एक सीरियस तरीके से जो है अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की कोशिश नहीं की, जिसका खामियाजा जो है जनता को वहां से भुगतना पड़ रहा है। और जनता जो है अपने गुस्से का और बिल्कुल जनता किस कदर परेशान है उसकी बानगी आज पूरे देश भर ने श्रीलंका की जो भी तस्वीरें यहाँ पर सामने आई उसके तहत देखा गया। ऐसे में दो मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं, मनीष गुप्ता जी जो कि अर्थशास्त्री है, सर आपका बहुत स्वागत है, और संजीव श्रीवास्तव जी जो विदेश मामलों के जानकार है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आज शुरुआत संजीव जी मैं आपसे करना चाहूंगी, आज जो भी श्रीलंका से तस्वीरें सामने आई और आने वाले समय में भी ये पूरा मामला इतनी जल्दी थमता हुआ नजर नहीं आएगा, पहला कमेंट आपका। मेरी आवाज इको कर रही है, जरा आप अपने ऑपरेटर से कहें कि जी मेरी आवाज में इको आ रहा है। सर आवाज जी देखिए, जो श्रीलंका में जो इस समय वर्तमान समय में आर्थिक हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। बिल्कुल। और वहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी अब पैदा हो गई है। जैसे कि रिपोर्ट्स हैं कि वर्तमान समय में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा हैं, उनको देश छोड़ करके भागने की उनकी नौबत आ चुकी है। और इस तरीके की रिपोर्ट भी आ रही है कि देश छोड़ करके भी जा सकते हैं, राष्ट्रपति भवन तो उन्होंने पहले ही छोड़ रखा है। और जाहिर है कि वो इस समय जो स्थितियां हैं वो बेहद दयनीय हैं। लेकिन इस दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए
जो गोटाबाया राजपक्षा की और पूरे राजपक्षा परिवार की जो के द्वारा चलाई गई जो सरकार है वो उसका सबसे बड़ा उसमें जिम्मेदार कारण रहा है। उन्होंने कुछ ऐसे गलत निर्णय लिए जैसे कि उनका जो एक बहुत ही पुअर और इनरिस्पॉन्सिबल फिस्कल मैनेजमेंट रहा, उसकी वजह से श्रीलंका में स्थिति पैदा हुई है। दूसरा, उन्होंने जो इररिस्पॉन्सिबल टैक्स कट्स किए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करने का जो निर्णय लिया, उसकी वजह से भी श्रीलंका के आर्थिक हालात लगातार खराब हुए। चाइना जैसे राष्ट्र से भी लगातार वो जिस तरीके के कर्ज पे कर्ज लेते गए और उसे कैसे वापस करेंगे इसके बारे में उन्होंने कभी भी विचार नहीं किया और कभी भी जो है एक दूरदर्शी सोच का जाहिर के अभाव था। उसकी वजह से ये वर्तमान में श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पैदा हुई है। तो ये गोटाबाया राजपक्षा को लेकर के और पूरे राजपक्षा परिवार को लेकर के जो श्रीलंका में गुस्सा है ये बहुत जायज है और ये जो गुस्सा सड़कों पर आज दिख रहा है और ये बहुत समय से गोटाबाया राजपक्षा के इस्तीफे की मांग ये जो प्रदर्शनकारी है वो कर रहे थे और जाहिर है कि आज उन्हें बिल्कुल लंबे समय से इस्तीफे की मांग की जा रही थी और अभी भी प्रदर्शनकारियों का यही कहना है कि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भीड़ बेकाबू हो चुकी है। इस बीच अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि अगर राष्ट्रपति समय रहते खाली नहीं करते तो आगे आने वाले समय में कोई चिंता की तस्वीरें सामने आ सकती थी श्रीलंका से। इसी बीच एक सवाल ये भी सर, 11 मई को भी जो तस्वीरें सामने आई थी और आज भी जो तस्वीरें सामने आई है, ज्यादा अंतर दोनों में है नहीं। ऐसे में क्या ये मामला पहले ही 11 मई के बाद सुलझाया जा सकता था? अगर राष्ट्रपति पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे देते तो क्या इस तरह के हालात पनपते यहाँ पर? देखिए, ये जो गोटाबाया राजपक्षा को मेरा ऐसा मानना है, मैं पहले भी इसे कह चुका हूँ कि गोटाबाया राजपक्षा को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था और लेकिन इस्तीफा देना तो एक स्टेप है, लेकिन जो पूरा जो ओवरऑल जो श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है उसका जो समाधान है वो इस्तीफे से नहीं हो सकता। उसका समाधान श्रीलंका को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने होंगे, अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना होगा। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो उनकी वार्ताएं चल रही हैं उसको कंक्लूड करना होगा। जो ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो कि ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करना होगा और जाहिर है कि अनेक ऐसे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के स्टेप हैं उन्हें लेने होंगे, तभी जाकर के ये हालात सुधर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये कहूंगा कि ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो वार्ताएं चल रही हैं उन्हें उसे जल्द कंक्लूड करना होगा ताकि $3 बिलियन की जो राशि है वो श्रीलंका की सरकार के पास आए। लेकिन जो तात्कालिक रूप से अभी जो आज की जो स्थिति है वो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। लेकिन जिस तरह से विदेशी कर्ज श्रीलंका पर चढ़ा हुआ है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में इतना आसान तो नहीं है श्रीलंका के लिए। ऐसे में मनीष गुप्ता जी, मैं आपका रुख करती हूँ। अभी तक जो भी तस्वीरें सामने आई, ऐसे में आर्थिक संकट से पहले ही श्रीलंका जूझ रहा था और अब उसके बाद आज की तस्वीरों से अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि आने वाले समय में भी और जो भी यहाँ पर चीजें हैं, स्थिति काफी गंभीर होती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। स्थिति वाकई बहुत गंभीर है और मैं यहाँ इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अगर राष्ट्रपति पहले इस्तीफा दे देते तो ठीक हो जाता। दरअसल जो प्रॉब्लम ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में खराब हुई हो, बड़ी हो, वो प्रॉब्लम को 8 दिन में ठीक नहीं किया जा सकता। कोई जादू का काम नहीं हो सकता। एक और बात बता दूं, आज जो लोग पूछते हैं ना कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, तो वो आप समझ लीजिए हमें विदेशी राज्यों के बारे में, अड़ोसियों पड़ोसियों के बारे में पता रखना चाहिए। तो इसलिए रखना चाहिए कि आज अगर श्रीलंका की हालत जो है, जो आर्थिक दिवालियेपन की तरफ बढ़ रहा है, उसके पीछे के अगर हम कारणों को जानेंगे और उन कारणों को अपने देश की घटनाओं से मैच करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं ये शिक्षा मिलेगी कि हमें क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमने क्या किया तो हम कहीं हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा ना हो जाए। ये तब है जब श्रीलंका हैप्पी इंडेक्स में ऊपर चल रहा था। अब आप समझिए सिर्फ एक बड़ी गलती हुई। मैं चूंकि फाइनेंस का प्रोफेशनल हूं इसलिए बता दूं, सबसे बड़ी हमारी गलती थी, हमने श्रीलंका में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट देखा। अब देखिए, जब एक फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है? सरकार के पक्ष ने क्या किया? टैक्स घटा दिया, इंपोर्ट बंद कर दिया। टैक्स घटाया तो क्या हुआ? सरकार को पैसे आने बंद हो गए। अब जो सरकार के पास पैसे नहीं, लेकिन सरकार के पास सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चरल खर्चे और जरूरी खर्चे तो हैं ही देने के लिए। अब सरकार के पास कहां से आए?
अब सरकार ने लोन लेना शुरू किया। अब ये स्थिति चलती रही और लगातार लोन इतना हो गया कि लोन चुकाने की स्थिति नहीं है। आप पर $51 बिलियन का कर्ज है और आपके पास 1.9 है सिर्फ। आप समझिए हम कहाँ खड़े हैं। एक बात हम का मतलब श्रीलंका से है। अब दूसरी बात समझिए, उन्होंने टेम्परेरी बजाय इसको प्रॉपर रिजॉल्व करने के इमीडिएटली इंपोर्ट बंद कर दो। इंपोर्ट बंद करने से उन्होंने क्या सोचा, अभी हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो सेव रहेगी। इसका नतीजा क्या हुआ, खाद नहीं आई, जरूरी चीजें नहीं आई, उससे वो फसलें खराब होनी शुरू हुई, तो और ज्यादा चीजों की शॉर्टेज होती गई। नतीजा क्या हुआ, गैस, पेट्रोल, डीजल और जरूरी आवश्यकता की चीजों पे किल्लत होने लगी। इससे क्या जनता को स्पार्क हो गया, प्रॉब्लम बढ़ गई, चीजों के दाम। और यहाँ अर्थशास्त्र का जो फेमस नेम है डिमांड एंड सप्लाई का रूल, वो एप्लीकेबल हो गया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली गई, सप्लाई घटती चली गई, प्राइस अप होते चले गए। यानी जो पेट्रोल डीजल 70-80 रुपए था वो 350-400 रुपए में हो गया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी उसी स्थिति में। इसके अलावा आपने इनकम तो अपनी कम कर ली, अब खर्चे आप मनमाफिक किए जा रहे हो, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हो जिसकी अभी अगले 10 साल तक आपको जरूरत नहीं है। यहाँ चीन ने जिस तरीके से जाल में श्रीलंका को फंसाया, कर्ज के जाल में, वो आज भी माफी नहीं दे रहा है। इसलिए हमें सबसे पहला सीख अपने लिए क्या लेनी है, अपने देश के लिए, हमें कोई भी ऐसी लोक लुभावन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जहां टैक्स कम लगे, बिजली फ्री मिले, पानी फ्री मिले, सब चीजें, ट्रांसपोर्ट फ्री हो जाए। अरे भाई, जब ये आप फ्री करोगे सरकार को इनके पैसे चुकाने पड़ेंगे, देश में पैसा नहीं होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे और हम लोगों को इसको चुकाना पड़ेगा। तो अगर कोई ये समझता है कि कोई गरीब को फायदा दे दूं, अमीर को उससे ज्यादा ले लूं, ये समाजवाद का नियम नहीं चलेगा। आपको सबसे चार्ज करना ही पड़ेगा। अगर सरकार लॉस उठाएगी तो आपको नुकसान होगा। तो हमें अपने देश में इस घटना को ध्यान रखते हुए लोक लुभावन नीतियों पर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि श्रीलंका में जो हालात पनप रहे हैं उससे हर किसी को यहाँ पर सीख लेने की बेहद जरूरत है। ऐसे में जी सर आपका रुख करूंगी, लेकिन संजीव जी जिस तरह से यहाँ पर आपने जिक्र किया कि जो स्थिति है वो वाकई में गंभीर होती हुई नजर आ रही है और आने वाले समय में थोड़ा जो भी यहाँ पर मुश्किल है वो इतनी जल्दी रुकती हुई नजर नहीं आएगी। तो ऐसे में क्या श्रीलंका के पास अभी कोई विकल्प बचता है, क्योंकि राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग तो कर रहे हैं और अभी जो बैठक यहाँ पर हुई थी तो उसमें राष्ट्रपति की तरफ से ये भी कह दिया गया कि जनता चाहेगा वही मैं करूंगा। अब आने वाले समय में अगर इस्तीफा दे भी दिया जाता है, नए राष्ट्रपति को यहाँ पर बैठाया जाता है, तो क्या स्थिति किसी तरह से बेहतर हो सकती है? तब ये लोग संतुष्ट हो जाएंगे श्रीलंका वासी? उनकी जो संतुष्टि असंतुष्टि इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो। इस्तीफा देना उसका समाधान नहीं है। इस्तीफा एक तात्कालिक उनके जो दोष है उसको कम जरूर कर सकता है, क्योंकि राजपक्षा परिवार को लेकर के श्रीलंका की आम जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो गुस्सा उस गुस्से को शांत कराने के लिए उनका इस्तीफा आवश्यक है। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना रहा है कि उनको बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन उनके इस्तीफे देने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस समस्या का समाधान बड़े जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो श्रीलंका में लाने होंगे। तात्कालिक तौर पे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो उनकी वार्ता चल रही है उसको कंक्लूड करना होगा, ताकि कम से कम $3 बिलियन की जो राशि है उन्हें जल्द से जल्द अवेलेबल हो। और ये जब तक नहीं होता, उनको जब तक उनके पास विदेशी मुद्रा नहीं आती, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो नहीं सुधरने वाली, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और चाहे वो पेट्रोल के डीजल की बात हो, चाहे वो गैस की बात हो, चाहे वो अन्य मेडिसिन की बात हो, वो सभी जो विदेशों से तभी उनको मिल पाएंगे जब उनके पास विदेशी मुद्रा होगी। विदेशी मुद्रा का पूरी तरह से अभाव यहाँ पे है और जाहिर है कि बैंकरप्सी की स्थिति है। और ऐसे में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है जिसके तहत उन्हें जो है अपने पूरे सिस्टम में ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो कि ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको प्राइवेटाइज करना होगा। उनको जो है अनेक ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि जिससे कि उनके जो ऐसे खर्चे कम हो जो कि अननेसेसरी जो खर्चे हो सकते थे। हालांकि उन्होंने अवश्य अभी हाल के समय में कुछ इस तरीके के दयनीय आर्थिक हालात की वजह से उनकी स्थिति बहुत दयनीय होने की वजह से उन्होंने स्टेप्स जरूर लिए हैं, लेकिन अब उन्होंने बड़े रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, रीस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता है, एक रिवैम्पिंग की आवश्यकता है। और तभी जाकर के जब उनके पास विदेशी मुद्रा आना शुरू होगी और तभी जाकर के उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। लेकिन तात्कालिक तौर पे
जो वहाँ के आम जनता के बीच का जो रोष है, वो रोष को कम करने के लिए अगर राजपक्षा गोटाबाया राजपक्षा अपना इस्तीफा सौंप देते हैं तो इसमें जरूर मदद मिलेगी। बिल्कुल, अब किस तरह की मदद यहाँ पर मिलती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और श्रीलंका में आखिर इस तरह के हालात क्यों पनपे हैं, इन सवालों का जवाब भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और श्रीलंका को लेकर किस तरह का आक्रोश और बवाल श्रीलंका में देखा जा रहा है उसकी वानगी आप तक पहुंचा रहे थे और इसमें चर्चा भी कर रहे थे। हालांकि तमाम तरह की तस्वीरें यहां पर सामने आएगी, प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, लेकिन इस बीच श्रीलंका के जो आर्थिक संकट से श्रीलंका गुजर रहा था, अब आने वाले समय में वो स्थिति और बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल किसी ने भी भारत के अलावा मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन श्रीलंका की अब आगे आने वाली तस्वीरें किस तरह से होगी, इसको लेकर रणनीति लगातार श्रीलंका की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर चर्चा को जारी रखेंगे और शुरुआत एक बार फिर मैं आपसे करना चाहूंगी पीयूष पंत जी। अब लीडरशिप ही नहीं रहे तो अब आगे किस तरह से भविष्य आप श्रीलंका का देखते हैं? देखिए, श्रीलंका का भविष्य फिलहाल तो अभी अंधकार में दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी चूंकि सरकार राष्ट्रपति ने जब चेंज किया था और एक प्राइम मिनिस्टर दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनाया गए थे और एक जो है कि सभी पार्टी की मिलजुल के सरकार बनाई गई थी, तो ये था कि और उसको थोड़ी बहुत पावर उन्होंने दी भी थी, पार्लियामेंट को भी थोड़ी और अपनी पावर दी थी, तो उससे लगता था कि शायद कुछ इससे संभलेंगे, लेकिन स्थितियां संभल नहीं पा रही हैं। क्योंकि देखिए ये कि फॉरेक्स बिल्कुल जो फॉरेन एक्सचेंज है वो लगभग खत्म हो चुका है और सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोन कहीं से मिल नहीं रहा है। अगर लोन मिल भी रहा है तो उसके साथ कंडीशन है, IMF भी कंडीशन लगाता है और जो है कि अभी ये भी खबर है कि ओमान जो है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन उसने कंडीशन लगाया कि जो है श्रीलंका अपने जो है ऑयल फील्ड्स हैं उस पर कब्जा दे दे ओमान को, जो श्रीलंका को अभी स्वीकार नहीं है। अब देखिए भारत का मसला ले लीजिए, भारत से मदद मांगी, भारत ने मदद दी श्रीलंका को, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि देखिए भारत ने भी शर्त लगाई, प्रधानमंत्री का खुद नाम आया कि किस तरह से वहां उन्होंने जो है कि अडानी को वहां का जो है कि जो है एनर्जी प्लांट दिलवाने के लिए सीधे बात करी वहां के प्रेसिडेंट से। तो ये इस तरह के सभी कंट्रीज जो मदद देना भी चाह रही हैं वो सौदे कर रही हैं, तो श्रीलंका के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। ऐसे में उनके लिए मुझे लगता है सबसे बड़ी बात वही है कि IMF से वही वो लोन उनको लेना होगा। उनकी बातचीत चल भी रही है, लेकिन IMF भी चाहता है कि जो डेफिसिट है वो कम से कम हो, लगभग जो है 3 या 3.5% के आसपास हो, लेकिन श्रीलंका का जो है डेफिसिट बहुत आगे चला गया है। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो मुझे तो लगता है भविष्य भी अंधकार में लगता है कि अनलेस की जो है कि वहां के सभी लोग मिलकर सबसे पहले तो किस तरह से वहां पे जो है सप्लाईज हैं उनको रिस्टोर किया जाए, जो भी जो है ऑयल है, गैस है, लोगों के खाने की चीजें हैं, इस पे जो है एक टीम वहां बना के जो वहां के लोग हैं, चाहे सिविल सोसाइटी के हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे और दूसरे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हों, उसकी एक टीम बननी चाहिए और फौरी तौर से किस तरह से क्या उपाय किए। दूसरी बात देखिए उनके मुद्रा को लेके करेंसी जो है वो बिल्कुल ही ज्यादा करेंसी बहुत वीक हो गई श्रीलंका की, तो उस करेंसी को भी लेके सोचना होगा। अगर करेंसी पे कुछ काम किया जा सकता है, वहां पे करेंसी को मजबूत बनाया जा सकता है, तो निश्चित रूप से जो है कि उनकी अर्थव्यवस्था फिर से अपने पैर पे खड़ा होना शुरू होगी, क्योंकि करेंसी का बहुत बुरा हाल है। हम भी देख रहे हैं हमारे भारत की भी करेंसी देखिए, अभी पहले एक और जो पैनलिस्ट थे उन्होंने ये इस तरह इशारा भी किया था कि हमको ये सीखना होगा निश्चित रूप से श्रीलंका के हालात पे। हमारी भी जो है करेंसी जो है वो लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर होती चली जा रही है, हमारा भी फॉरेन एक्सचेंज नीचे आता चला जा रहा है, तो ये तमाम हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल है श्रीलंका। बिल्कुल वार्निंग सिग्नल है और ऐसे में श्रीलंका की जो भी अभी तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही, चाहे महंगाई को लेकर तमाम तरह की तस्वीरों को लेकर, आर्थिक संकट से वैसे ही जूझ रहा है और ऐसे में तमाम देशों को और साथ ही भारत को भी यहाँ सीख लेनी चाहिए श्रीलंका से, ताकि इस तरह की स्थिति एक बार फिर पनपती किसी और देश विदेश में नजर न आए। ऐसे में हमारे साथ अब जितेंद्र कुमार ओझा जी भी जुड़ गए, जो कि पूर्व राजनयिक है। सर आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सर किस दिशा की ओर श्रीलंका बढ़ रहा है, इसका अंदाजा तो कभी किसी ने नहीं लगाया था। देखिए ये तो बड़ा साफ था पहले ही, जब ये गोगोटा वाला आंदोलन नहीं चल रहा था, उससे पहले ही वहाँ के कई सांसदों से मेरी बातचीत हुई और उनका मानना था कि देखिए
राजपक्ष परिवार को जाना होगा। और ये समस्याएं इतनी सिंपल नहीं है कि हम इसको देखें उसको देखें और देखने से समस्याएं ठीक हो जाएंगी। बहुत गहरी समस्याएं हैं। देखिए ये पूरा सिस्टेमिक कोलैप्स है। एक डेमोक्रेसी को राजपक्ष फैमिली ने रिग कर दिया था। उन्होंने सिंगला नेशनलिज्म या सिंगला शॉविनिज्म का एक जोर बढ़ाया। एक ऐसे समय में एलटीटी पे अटैक किया जो एलटीटी ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, और एलटीटी के मरने के बावजूद, खत्म होने के बावजूद बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई तमिल को लेके। साथ में उससे चले गए। आज जो है उन्होंने क्या काम किया कि भारत में उनके कुछ लोग घूमने लगे जो भारत के साथ उनकी वकालत करने लगे। लेकिन उन्होंने क्या काम किया कि साथ में वो पहले व्यक्ति थे कि चीन की तरफ हो गए, चीन के बीआरआई में शामिल किए। एक से बढ़ के एक उन्होंने प्रोजेक्ट लगाए जो बहुत महंगे प्रोजेक्ट थे। अब हम भारत के वाले प्रोजेक्ट पे तो किसी ने कहा है, मैं उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मेरी कुछ मजबूरी है जिस वजह से मैं उस वैसे शब्द पे नहीं कहना चाहूंगा। देखिए श्रीलंका जैसे देश भारत के सिक्योरिटी के आउटपोस्ट है। वहां पे कोई भी टर्मोइल होता है, कोई भी इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका सीधे सीधे असर हम पे होता है और किसी पे उसका इतना अधिक असर नहीं होगा। तो ये जो सिस्टमिक फेलियर की मैं बात कर रहा हूँ, आपको आपके चैनल पे शायद मैंने कहा या नहीं कि हम तो उसका कोर्ट की बात कर रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे लोग बहुत सी बातें करते रहे और जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में मुझे बोलने का मौका मिला, इसको ठीक से मैंने पढ़ने सोचने समझने के बाद था ये पोर्ट तो वायबल है ही नहीं, कॉमर्स इसमें है ही नहीं। चाइना को जरूरत है ड्यूअल यूज मिलिट्री पोर्ट का, जिसमें वो कहे कि ये है तो कमर्शियल लेकिन जरूरत पड़े तो उसको मिलिट्री यूज के लिए करे। और चाइना के कितने जो है वेसल्स आते रहे, अंडर वाटर रिसर्च करते रहे और वो हमारे एरिया के आसपास है, उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। तो उन्होंने क्या काम किया कि दो काम किया। एक तो जो है जो श्रीलंका की जियोपॉलिटिकल लोकेशन थी उसका उन्होंने जम के फायदा उठाया। कभी वो पाकिस्तानियों के पास चले जाते थे, इतने इस्लामिस्ट फोर्सेस को उन्होंने ये दिया, पनाह दिया कि वहाँ पे आपने देखे कि जो चर्च वाली ईस्टर्न चर्च के समय जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसका हुआ और कई एक इस्लामिक रेडिकल फोर्सेस भी वहाँ पनपने लगे। दूसरी तरफ वो चाइना के पास चले गए। ट्रिंको वाली जो पोर्ट हम लोगों के पास आना था या ऑयल टैंक पंप्स आने थे वो भी धीरे से वो कभी चाइना को दे देते थे। तो ये इंप्रेशन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि जो चाइना से बहुत बड़ा लोन उन्होंने लिया और उसके बदले में अपने जमीन को भी लीज आउट कर दिया और उस लोन का बहुत बड़ा परसेंटेज जो है लोगों के प्राइवेट अकाउंट्स में गए, राजपक्ष परिवार के पास गए, उनके क्रोनीज के पास गए। तो आपके कर्जे बढ़ते रहे लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता रहा। टैक्स को जिस तरीके से उन्होंने कम कर दिया। तो देखिए आप डेमोक्रेसी में ये संभव है कि आप नस्लवाद बढ़ा के, जातिवाद बढ़ा के या आइडेंटिटी बढ़ा के आप कुछ देर तक लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं और सत्ता में काबिज रह सकते हैं। लेकिन गवर्नेंस को जब आप इग्नोर करने लगते हैं, फंडामेंटल्स को आप इग्नोर करने लगते हैं कि बहुत सारे सिस्टम में डील मेकर्स बन जाए और डील में अंडरहैंड ब्रोकरेज कलेक्ट करने में वो बिजी हो जाए तो सिस्टम तो कोलैप्स होना ही होना है। और बिल्कुल सिस्टम कोलैप्स है। और इस दौरान लगातार देखा जा रहा था कि 11 मई को भी जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद से भारत लगातार मदद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सवाल यही कि आखिर भारत भी कब तक मदद करेगा। और चीन की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया हर बार सामने आ रही थी कि हम श्रीलंका के साथ हैं। लेकिन अब चाइना कहां है, क्योंकि जो यहाँ पर कर्ज बताया जा रहा है वो $26 के आसपास का बताया जा रहा है। हालांकि ये चुका पाना भी श्रीलंका के लिए बेहद मुश्किल है। देखिए चाइना का इंटरेस्ट बहुत क्लियर है। चाइना ने क्या काम किया है कि श्रीलंका ही नहीं, अफ्रीका में देखे, तमाम देशों में देखे, कल शायद मैंने जिक्र किया था या नहीं कि जो FBI और MI6 का MI5 के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का वो कर ये रहे हैं कि पॉलिटिकल एलीट को, एक छोटे से एलीट को सबवर्ट कर दे रहे हैं और सबवर्ट करने के बाद वहां के सारे रिसोर्सेज कैप्चर कर रहे हैं। एक नया इंपीरियलिज्म का, नियो कॉलोनियलिज्म का मॉडल जो है चाइना ने परफेक्ट किया है। चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया में हो, चाहे इसमें हो। चाइना के नस्ल में है कि वो अपने लोगों की कभी परवाह नहीं की तो दूसरों की क्या परवाह करेंगे। ये श्रीलंका के लोगों को समझने की जरूरत है। दूसरा है कि भारत के खिलाफ कुछ न कुछ वो हम उनके बड़े नेबर हैं तो नेचुरली कुछ मिसगिविंग्स भी है और कुछ दूसरे लोग इस्तेमाल भी करते हैं। मेरा मानना है कि देखिए इस किस्म की जियोपॉलिटिक्स कहीं नहीं है। ये कितना बड़ा देश, छोटे छोटे नेबर्स उसके पास है। जो श्रीलंका की आप देखिए संस्कृति भी देखिए, बुद्ध की संस्कृति ही नहीं है। श्रीलंका की सिंगला भाषा देखे कि हिंदी से बहुत मिलती जुलती है, हिंदी उड़िया वगैरह से मिलती जुलती भाषा है, स्क्रिप्ट भी वही है। तो हमारा काम यही नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ उनको पैसे देते जाएं। हमारे यहाँ भी लोगों को समझ नहीं है और कई दफे पत्रकार लोग, मैं माफी चाहता हूँ कि 4 किताबें पढ़ लेने के बाद प्रशासन का अनुभव नहीं है लेकिन वो भी प्रेस्क्रिप्शन देना, मैंने बड़ी जनरल प्रेस्क्रिप्शन दे देते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। देखिए ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। वहाँ की गवर्नेंस सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए। और मैं कई दफे कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में, डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट में, फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट में, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में
बहुत विजडम की जरूरत है, और ऐसे विजडम की जरूरत है कि जब जरूरत पड़े वो अपने पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को भी उनके सामने भी प्यार से ही कहें, लेकिन फर्मली असर्ट करें हम भी उस सिस्टम में इरोड कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि किसी भी बड़े देश के नेबरहुड में जब भी कोई टर्मोइल आती है तो भाई थोड़ा सा उसका असर नहीं पड़ेगा, वो हमारी कमजोरी को दिखाती है। क्योंकि हमारा रोल श्रीलंका में क्या होना चाहिए, हमारा रोल सिर्फ पैसे देना नहीं होना चाहिए, हमारा रोल देखिए जिनेवा कन्वेंशन वगैरह सारी तमाम चीजों को हम ताक पे रखते हैं, इंटरफेयर नहीं करें, लेकिन हमें सबसे इंगेज करना चाहिए, और सबसे इंगेज करने के बाद जो एक सेंसिबल बातें करनी चाहिए कि ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन नहीं आए डिप्लोमेसी में भी, और किसी भी इकोनॉमिक इश्यूज का भी कोई ऐसा शॉर्टकट सोल्यूशन नहीं है कि सिर्फ आप चेकबुक डिप्लोमेसी करते रहें। चाइना ने चेकबुक डिप्लोमेसी किया, अगर थोड़े से पैसे श्रीलंका को दिए तो उससे 20 गुना उन्होंने श्रीलंका से वापस लिया, और जिसका खामियाजा जो है श्रीलंका भुगत रहा है, और ये हमारे सामने है। बिल्कुल, और उसकी तस्वीरें जीती जागती यहाँ पर देखी जा रही है, और किस तरह से आने वाले समय में और मुश्किल यहाँ श्रीलंका के लिए हो सकती है उसकी बानगी भी अब दिखनी शुरू हो गई है। ऐसे में संजीव जी आपका रुख करूंगी, अभी हाल फिलहाल में जिस तरह की तस्वीरें यूक्रेन और यूरोप को लेकर के जो लड़ाई चल रही थी उस दौरान हमने देखा था कि कई ऐसे देश थे जो लगातार हथियार सप्लाई कर रहे थे। हालांकि ये इससे कोई जुड़ा हुआ मामला नहीं है, लेकिन अब चूंकि श्रीलंका मुश्किल में है, ऐसे में कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा, इसकी वजह आप क्या देखते हैं? राजनीति अल्टरिस्टिक नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो या आप सामान्य अगर मानवीय व्यवहार भी आप देखें, हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। और श्रीलंका में ये जो गंभीर आर्थिक हालात पैदा हुए हैं, तो श्रीलंका अपनी भारी गलतियों की वजह से हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि उनका जो बहुत ही पुअर और इररिस्पॉन्सिबल फिस्कल मैनेजमेंट है वो उसकी जिम्मेदार रहा। जो इररिस्पॉन्सिबल टैक्स कट्स उन्होंने किए उसकी वजह वो जिम्मेदार रहा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करने का जो निर्णय था, तो अनेक ऐसे जो निर्णय राजपक्षा सरकार ने लिए, और उससे पहले भी जो सरकारें थी राजपक्षा से पहले भी, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। चाइना से वो कर्ज से कर्ज लेते गए, लेकिन वो कर्ज को वापस कैसे करेंगे, उसके लिए रिसोर्स जनरेट कैसे होगा वगैरह वगैरह, इसके बारे में कोई उन्होंने विचार नहीं किया। बहुत ही अदूरदर्शी तरीके से वो कर्ज उन्होंने लिया, और जाहिर है कि कर्ज के पैसे उनके जेबों में भी गए। तो ये जो बिल्कुल स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार वगैरह की समस्या भी बहुत गंभीर रही। और कुल मिलाकर के अगर देखें तो ये जो श्रीलंका की समस्या है, वहाँ के स्टेब्लिशमेंट की अपनी खरीद की हुई समस्या है, और उसका समाधान भी उन्हें निकालना होगा। लेकिन जहाँ पर भारत की बात है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात है, तो आप भारत को देखें तो भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते और श्रीलंका के साथ हमारे संबंध हमेशा बेहतर बने रहे, इसकी पूरी कोशिश भारत सरकार के द्वारा की जाती है। श्रीलंका में कोई उथल पुथल होती है तो इसके इम्प्लीकेशंस भारत के ऊपर भी हो सकते हैं। और जिस तरीके से चाइना की कुदृष्टि श्रीलंका के ऊपर लगातार रहती है, उसको ध्यान में रखते हुए तो श्रीलंका की मदद करना ये भारत की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट में है। तो मुझे लगता है कि सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने श्रीलंका की अब तक पूरी मदद की है। लेकिन किसी भी विदेशी शक्ति के द्वारा की गई मदद की एक सीमा होती है। अल्टीमेट जो सोल्यूशन है वो श्रीलंका की सरकार को निकालना होगा, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने होंगे, बड़े रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ जो नेगोशिएशन है, जो बातचीत है, उसको अर्ली कंक्लूड करना होगा, ताकि कम से कम $3 बिलियन की जो राशि है जो IMF उन्हें दे सकता है वो उन्हें मिले, ताकि उनको उनके पास कुछ विदेशी मुद्रा आए, ताकि वो जरूरी वस्तुओं को बाहर से मंगा सके। फूल और समझ आता हूँ फूल की जो समस्या है, मेडिसिन की समस्या है, जो अन्य जो जरूरी वस्तुएं हैं जो विदेशों से आ सकती, उसके लिए श्रीलंका को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। और वो जब तक नहीं आती तब तक जो है लोगों को राहत नहीं मिलने वाली, और ये श्रीलंका को जल्द से जल्द करना होगा। बिल्कुल, लोगों को राहत नहीं मिलने वाली, और शायद इसलिए ये सवाल भी उठता है कि आखिर भारत भी कब तक मदद करेगा। मनीष गुप्ता जी आपका रुख करूंगी, जिस तरह की तस्वीरें और हालात लगातार हम देख रहे हैं, और आपने सभी का रिएक्शन भी सुना कि किस तरह से यहाँ पर अब श्रीलंका की जो मुश्किलें हैं वो आगे आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसे में नई सरकार, नई व्यवस्था, नई नीति अगर लागू कर दी जाएगी तो किसी तरह से आर्थिक संकट कम होता हुआ नजर आएगा। बेशक से श्रीलंका वासियों को आज से ही इसकी शुरुआत करनी होगी ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह से मुश्किलें ना बढ़े। मनीष जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
चलिए, मनीष जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, ऐसे में एक बार फिर पीयूष जी मैं आपका रुख करूंगी और यही सवाल आपसे कि नई व्यवस्था, नई नीति और नई सरकार अगर सामने आ जाती है या फिर नई नीति को लागू कर दिया जाता है, तो जो आर्थिक संकट से अभी श्रीलंका जूझ रहा है, जो तस्वीरें अभी सामने आ रही है, क्या उस मुश्किल पर किसी भी तरह से फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आएगा? देखिए ऋतु जी, अभी बहुत मुश्किल है, हालात बहुत गंभीर हैं और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कोई इस तरह की राहत मिलेगी और स्थितियां बेहतर बनेंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहला काम है कि उनको कोई कर ऐसा कर्ज उनको मिले जिसमें जो कि बहुत ज्यादा शर्तें ना हो, क्योंकि ऑलरेडी जो है अर्थव्यवस्था जो है वहां की वो इतनी जो है टूट चुकी है कि उसके लिए बहुत ज्यादा कंसेशन देना अब संभव है नहीं, इसकी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इमीडिएटली हम कुछ देख सकते हैं वहां, लेकिन प्रयास तो करने ही होंगे, क्योंकि अगर देश को बचाना है, लोगों को बचाना है, तो नहीं तो कोई और देश के हाथ में चली जाएगी वहां की सत्ता और पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वहां पे। तो ये जो वहां के जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हों चाहे और दूसरे लोग हों जो इकोनॉमिस्ट हैं वहां के, उनको आगे आना होगा और एक इस तरह की एक कमेटी बनानी होगी और इस तरह के सुझाव देने होंगे किस तरह से वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, किस तरह से वहां पे जो है कि आपके जो टैक्सेस हैं वो उसको फिर से रिऑर्गेनाइज किया। लेकिन अभी जब जनता को मिल ही नहीं रहा है कुछ, पहले सप्लाई कैसे रिस्टोर की जाए, सप्लाई रिस्टोर करना जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब जो है कि एसेंशियल आइटम्स की सप्लाई लोगों को मिलने लगेगी, थोड़ी सी जिंदगी जब पटरी पे आने लगेगी, तो आपको जो है कि बड़ी नीतियां करनी पड़ेंगी, उनको लागू करने के लिए आपको एक योजना बनानी पड़ेगी और सरकारी खर्च में बहुत भारी कटौती करनी होगी। देखिए वो सरकारी और जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनको शेल्फ करना पड़ेगा। आपको छोटी छोटी योजनाओं को लेके जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जनरेट करें, जो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करें, इस तरह की योजनाओं को आपको लेके चलना होगा। तो मुझे लगता है कि वहां के जो भी लोग श्रीलंका को बचाना चाहते हैं, वहां के जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स में हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सिविल सोसाइटी में हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनको एक साथ आना होगा और ये कुछ न कुछ जो है सुझाव देने होंगे और उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा। बिल्कुल, और उस जिंदगी को और उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना ही श्रीलंका के लिए एक काफी यहाँ पर चुनौतीपूर्ण है कि उस चुनौती को श्रीलंका किस तरह से उभरता हुआ नजर आएगा। जितेंद्र जी, आपका रुख कि श्रीलंका का कानून क्या कहता है, क्योंकि सर आपने बखूबी यहाँ पर श्रीलंका के ताजा मामलों पर नजर बनाए रखी है और श्रीलंका की क्या कुछ स्थिति है बखूबी आप जानते हैं। ऐसे में अगर कानून का जिक्र करें तो श्रीलंका का कानून क्या कहता है? क्या राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर दे देते हैं तो किस तरह से कानूनी प्रक्रिया अब आगे बढ़ती नजर आएगी ताकि ये भीड़ कम से कम बेकाबू होती हुई नजर आए? स्थिति ये है कि अभी र्यूमर ये चल रहे हैं कुछ घंटे से श्रीलंका में कि वहाँ के राष्ट्रपति या तो दुबई चले गए हैं या सिंगापुर चले गए हैं। अब पिछले कल ही रात को वो भाग चुके हैं। तो आज की तारीख में हम जो IMF और ये सारी बातें कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आज वहाँ पे कोई सरकार नहीं है। वहाँ के स्पीकर, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मुझे कुछ देर पहले वहाँ के एक सांसद ने बताया, वो जा रहे थे मीटिंग में, कि वहाँ के स्पीकर ने कॉल पार्लियामेंट मीटिंग बुला रखी है। महिंदा अबेवर्दना उनका नाम है, इनका महिंदा राजपक्षे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो देखिए आज एक बहुत जबरदस्त क्राइसिस में है श्रीलंका। इससे बड़ी क्राइसिस शायद कभी हुई नहीं थी कि लोग सड़क पे हैं, सरकार मैंने नाम की चीज है नहीं, प्रेसिडेंट जा चुके हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है वो अकेले सांसद हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी उनकी थी उस पार्टी को उन्होंने इतना कमजोर कर दिया कि वो अकेले सांसद बने हैं। और जो ऑपोजिशन वाले जो है उनसे भी लोगों की नाराजगी है, पूरी मेजोरिटी नहीं है, उनके पास फॉलोइंग तो बहुत है। तो आज की तारीख में, अभी की तारीख में सबसे बड़ी जरूरत है कि कुछ जो हम ग्रुप कहते हैं कि ये लोग आए, तो ये कहानी कहने और जर्नलिज्म जैसी बातें नहीं करना है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में 50 और दिक्कतें होती हैं कि जहाँ पुलिस के लोग भी, आर्मी के लोग जो है वो एजुटेशन में शामिल हो गए हैं। तो पूरी फंक्शन अरेंजमेंट जो है खत्म हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में पहली रिक्वायरमेंट ये है कि लोग कुछ एक टीम बनाएं जो एक्सेप्टेबल लोगों की टीम है, जाके लोगों को अश्योर करें, एक इंटरिम प्लान बनाएं, उसके बाद दूसरा प्लान बनाएं कि सरकार हो। वरना हम इकोनॉमिक पॉलिसी और ये सब बातें कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो उन बातों का कोई मतलब नहीं होता जहाँ पे ऐसी भयावह स्थिति हो गई है। तो अभी मैं नहीं समझता कि श्रीलंका जो है अपने आप इस स्थिति से निपटने की सिचुएशन में है। इस स्थिति में समझता हूँ कि हमें एक बड़े देश होने के नाते वहाँ के तमाम स्टेक होल्डर्स को, भारत के जो भी राजदूत हैं या जो और लोग हैं, उनको जाना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर से बात करें कि जो एक नई टीम आए लोगों को एश्योर करे और अपना क्लियर ब्लूप्रिंट दे
और हमें इस बात से भी ध्यान रखना चाहिए कि कई दफे श्रीलंका के खास करके राजपक्षे परिवार ने कुछ लोगों को यहाँ पे अपना मित्र बना लिया था, जो उनके बिहाफ पे लॉबिंग किया करते थे हमारे फॉरेन ऑफिस में या पीएमओ में या कहीं कहीं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है कि श्रीलंका में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी बनी रहे। श्रीलंका में कौन सत्ता में आता है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति भी सत्ता में आए वो चाइना के या पाकिस्तान के करीब नहीं जाए, क्योंकि हमारे श्रीलंका से बहुत ही अच्छे संबंध रहे और श्रीलंका के हित में भी है तो वो हमसे संबंध बना के रखें। तो आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि इमीडिएट प्रायोरिटी ये है कि भारत के राजदूत या भारत से और भी कोई लोग जा सकते हैं तो वो जाएं और जाके जो मेजर स्टेक होल्डर्स है उनसे कोई इम्पोज नहीं करें, उनसे वो इंगेज करें, कहें कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक सरकार का सेमिनस बनाइए, जनता के एश्योरेंस दीजिए और इसमें जाइए, क्योंकि सारा कानून कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ कोलैप्स हो चुका है तो उसकी बात करने का कोई मतलब नहीं होता है। और कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिए, मुझे दूसरे किसी चैनल पे जाना है, उनको मैंने समय दे रखा है। बिल्कुल सर, आपके पास आऊंगी, इससे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी संजीव जी, क्या इस दौरान श्रीलंका की जो यहाँ पर स्थिति गंभीर होती हुई नजर आ रही है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्या उन्हें अब किसी तरह से आगे आना चाहिए? देखिए, श्रीलंका को मदद की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो। और जहाँ तक भारत की मदद की बात है, भारत लगातार मदद दे रहा है, भारत ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन जो अन्य अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के माध्यम से जैसी मदद श्रीलंका को पहुंचनी चाहिए थी वो मदद जारी रहेगी, वो अब नहीं पहुंच रही है। और श्रीलंका की स्थिति को अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गंभीरता के साथ लेना होगा। आज जो ये जो विवाद पैदा हो गया है, जो अराजकता की स्थिति देखी जा रही है, ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे साउथ एशिया के लिए या पूरे विश्व के लिए अच्छा उदाहरण नहीं है। और जब एक विश्व में रूल बेस्ड ऑर्डर की बात कही जाती है तो जाहिर है कि एक ऐसा देश जो कि लोकतांत्रिक राष्ट्र है, वहाँ पर अगर इस तरीके की अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है तो जो भी जिम्मेदार विश्व के राष्ट्र हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो श्रीलंका की मदद करें। लेकिन अभी तक श्रीलंका को जिस तरीके की मदद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जैसी मदद मिलनी चाहिए थी वैसी मदद नहीं मिली है। IMF भी के साथ भी जो बातें चली हैं वो भी सफल नहीं हो पाई हैं। तो श्रीलंका की जो दैनिक आर्थिक स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। बिल्कुल, बद से बदतर श्रीलंका की स्थिति होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अगर कोई लोन देगा तो पहले सोच समझ कर देगा, क्योंकि श्रीलंका पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है और $51 का यहाँ पर कर्ज विदेशी जो है तमाम नीति उनका चुकाना है। लेकिन ये भी अब 2026 तक श्रीलंका चुका पाएगा या नहीं वो स्थिति लग नहीं रही। ऐसे में समय की कमी है, माफी चाहूंगी आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो श्रीलंका की स्थिति किस तरह से बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, आग बबूला यहाँ पर देखा जा रहा है, विरोध दर्ज किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से और ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास का कूच कर लिया, यानी कि आवास के अंदर घुस गए और तमाम तरह की तस्वीरों के बाद अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो श्रीलंका के आगे आने वाली चीजें हैं, जो तस्वीरें हैं, वो श्रीलंका के लिए काफी मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच अब कब तक पूर्ण विराम या फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आता है, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।